चलिए कल का क्लास थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, वस्तु का दाहिना भाग अगर समतल दर्पण में बायां भाग दिखाई दे तो कौन सा परिवर्तन होगा। अगर वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में बायां भाग दिखाई दे तो कौन सा परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन होगा पार्श्व परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा, पार्श्व परिवर्तन। जो परिवर्तन होगा पार्श्व परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, खोखले गोले द्वारा बनाया गया दर्पण कहलाता है। खोखले गोले द्वारा बनाया गया दर्पण कहलाता है, तो कहलाता है गोलीय दर्पण। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। खोखले गोले द्वारा बनाया गया दर्पण कहलाएगा गोलीय दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के गोलीय दर्पण, दो। एक तो हो जाएगा अवतल, एक क्या हो जाएगा, एक अवतल हो जाएगा और दूसरा उत्तल हो जाएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल एक उत्तल। चलिए यहाँ तक भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह अंदर की ओर हो क्या कहलाएगी। वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह अंदर की ओर हो कहलाएगी अवतल दर्पण। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक है कि अगर प्रवर्तक सतह अंदर की ओर हो तो हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। लेकिन अगर वही प्रवर्तक सतह बाहर की ओर हो, अंदर नहीं, की तरफ, बाहर की ओर हो, तब हो जाएगा उत्तल दर्पण। जब बाहर की ओर हो जाएगा, बाहर, तब कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न की ओर। चलिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है, वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो। अभी हम बोल रहे थे जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ उसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। उभरा हुआ यानी बाहर की ओर, क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा के बाद छठा प्रश्न क्या कहता है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है। इसके लिए हम एक पहले ड्राइंग बना लेते हैं। क्या बनाना है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कैसे रहता है, एक गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उभरा हुआ और एक अंदर की ओर दो होता है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, हो गया गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ, एक ये दो प्रवर्तक पृष्ठ होता है, एक अवतल प्रवर्तक पृष्ठ, एक उत्तल प्रवर्तक पृष्ठ। इसका केंद्र कहाँ होगा, इसका केंद्र बीच में होगा, जिसको हम क्या बोलते थे, पी। इसका केंद्र कहाँ होगा, बीच में होगा, इसको बोलते थे पी। पी यानी पोल खंभा नहीं समझ जाना, पोल यानी खंभा नहीं, पोल यानी ध्रुव, पोल यानी ध्रुव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वें प्रश्न में आते हैं। परावर्तक पृष्ठ वाले गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है। परावर्तक पृष्ठ वाले गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है।
परावर्तक पृष्ठ वाले गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है? हम पहले एक गोला बना लेते हैं। क्या बनाना है? गोला। चलिए हमारा गोला हो गया और इसका केंद्र है तो इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। फिर से एक बार पढ़ा जाए। परावर्तक पृष्ठ वाले गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7 हो गया, इसके बाद 8। गोलीय दर्पण की त्रिज्या को क्या कहा जाता है? तो वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9। गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। चलिए एक हम बना लिए दर्पण, कोई सा भी दर्पण है, उसमें हम यहाँ दे देते हैं P, ये C और यहाँ अब क्या करा? ध्रुव यानी P और वक्रता केंद्र यानी C, ये दोनों के बीच की दूरी हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न। वह स्थान जहाँ गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। वह स्थान जहाँ गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। वह स्थान जहाँ गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण की स्थिति। इसका आंसर क्या होगा? गोलीय दर्पण की स्थिति। वह स्थान जहाँ गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण की स्थिति कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये लगता है पहला ही क्वेश्चन आ गया। ये क्या होगा? ध्रुव और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। वक्रता अभी ही बताए थे, वक्रता त्रिज्या। लगता है कंप्यूटर जी एक ही क्वेश्चन दोबारा दे दिया, वक्रता त्रिज्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में पहला पढ़ेंगे हम मुख्य फोकस किसे कहेंगे, दूसरा पढ़ेंगे फोकस दूरी क्या है, तीसरा पढ़ेंगे द्वारक किसे कहते हैं और चौथा पढ़ेंगे वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, ये पढ़ेंगे। आज हम टोटल 4 ही क्वेश्चन करेंगे, आज 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। चलिए स्टार्ट। पहला आ जाता है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। पहला क्वेश्चन आ जाता है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फोकल लेंथ किसे कहेंगे, फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से भी देख लेंगे। अगर दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ा जाए। दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये दर्पण है, ये दर्पण है ना, ये दर्पण है, इसमें एक मुख्य अक्ष होता है और यहाँ P पोल यानी ध्रुव होता है। क्या हो जाएगा यहाँ? P पोल यानी ध्रुव।
दर्पण की ध्रुव यहाँ मुख्य फोकस। अब यहाँ एक होता है वक्रता केंद्र सी, और ये दोनों के एकदम ठीक बीच में होता है एक फोकस। ये दोनों के ठीक बीच में क्या होगा, एक फोकस, जो कि हम अभी पढ़ेंगे जस्ट। तो उसको एफ से सूचित करेंगे। अब क्या करा, दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी ये दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दोनों के बीच की जो दूरी है, सॉरी फिर से कहाँ गया, एफ और पी के बीच की जो दूरी, इसी को हम बोलेंगे फोकस दूरी। इसको एफ से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को। ठीक है, यही दोनों के बीच की दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको और अच्छा से अभी हम समझाते हैं डायग्राम के साथ। चलिए डायग्राम में चलते हैं। चलिए ये डायग्राम, ये हमारा डायग्राम दिया हुआ। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, फोकस दूरी ना, फोकस दूरी। चलिए वही पढ़ लेते हैं। एक मिनट, चलिए हाँ, क्या पढ़ना, फोकस दूरी, इसको बोल सकते हैं फोकल लेंथ। अब अभी क्या बोले थे हम, यहाँ हम बोले थे कि ध्रुव यानी पी यानी पोल। यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा पोल है और यहाँ हमारा फोकस है। ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। आए आप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकल, किसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकल, मुख्य फोकस किसे कहेंगे, मुख्य फोकस। तो किसी अवतल दर्पण द्वारा फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। कोई अवतल दर्पण है और उसका मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आएगा। कोई अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, यानी हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। चलिए ये हम अवतल दर्पण बना लिए, इसका एक मुख्य अक्ष होता है वो भी बना लिए। और क्या करा, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, कोई बिंदु यहाँ देना है, मुख्य अक्ष पर ही देना है, लेकिन जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें। अच्छा, अब मुख्य अक्ष के समांतर एगो किरण लाना, मुख्य अक्ष के समांतर एगो किरण लाए। चलो यहाँ तक ठीक हो गया। दर्पण से परिवर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन हुआ बाद मिलती है। अब कहाँ मिला, ये हमारा यहाँ मिला, इसी को हम बोलेंगे फोकस, इसी को बोलेंगे फोकस। और ये यहाँ से यहाँ बीच की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। ये बिंदु को हम बोलेंगे फोकस, और यहाँ से यहाँ बीच की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। आई होप समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। यानी यहाँ से अभी क्या बोले, यहाँ से यहाँ से बीच की दूरी फोकस, और ये जो एफ दिख रहा है इसी को बोलेंगे हम फोकस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द्वारक किसे कहते हैं, क्या है, द्वारक। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। हाँ, गोलीय होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। क्या करा, इस पृष्ठ का एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। इसका कहने का मतलब है ना कि एक गोला है, ये गोला में जो हमारा दो दर्पण बनता है, एक इधर बनता है और एक इधर दर्पण बनता ना। तो ये दोनों दर्पण के एक लास्ट सीमा होता है। इसका यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ ख़त्म हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ये एक सीमा निर्धारित है, और यहाँ इसका भी एक, यहाँ स्टार्ट होगा यहाँ ख़त्म होगा, यानी इसका भी सीमा निर्धारित है ना। तो वही बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक
पृष्ठ की इस रेखा का व्यास, अच्छा, अब ये गोलीय दर्पण में जो एक प्रवर्तक पृष्ठ बना, कौन सा प्रवर्तक पृष्ठ बना, ये गोलीय है, इसका प्रवर्तक पृष्ठ ये बना, सॉरी क्या आ गया, इसको हटाते हैं, क्या आ गया, इसका ये प्रवर्तक पृष्ठ आ गया और इसका ये प्रवर्तक पृष्ठ आ गया। इस रेखा का व्यास, अब व्यास यानी अब ये गोलीय दर्पण है, इसका व्यास क्या था, ऊपर से नीचे तक 2 भाग में बांटना व्यास ही कहलाता है। यानी यहाँ कट रहा था, यानी ऐसे मिलेगा, इसमें भी ऐसे मिलेगा, इसी को हम द्वारक बोलेंगे, यही लाइन को हम द्वारक बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, द्वारक। अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत बात नहीं, इसको हम थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। चलिए आइए, देखिए ये हमारा क्या है, क्या हो रहा, ओए ये हमारा एक गोलीय है, गोलीय ना। अब इस गोला को 2 भाग में डिवाइड किया, ये लाइन 2 भाग में डिवाइड किया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे जनरली हम लोग व्यास बोलते हैं, और यही व्यास को हम द्वारक बोलते हैं। किसका द्वारक, तो प्रवर्तक दर्पणों का, एक इधर दर्पण एक इधर दर्पण। ये गोला में देखा जाए तो एक इधर दर्पण बन गया और एक इधर दर्पण बन गया। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये हमारा दर्पण रहता ना, ये दर्पण ऐसे ही ना दर्पण रहता है, ऐसे ही दर्पण रहता है, और ये दर्पण में किसी का बाहर की ओर रजित किया हुआ रहता तो किसी का अंदर की ओर रजित किया हुआ रहता। ये दर्पण का लास्ट बिंदु, एकदम ऊपर वाला बिंदु से लेकर के एकदम नीचे वाला बिंदु के बीच की दूरी को द्वारक बोलेंगे। इतना, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग ही क्यों करते हैं। कोई भी वाहन देख लो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये सब जितना भी गाड़ी रहेगा उसका जो दर्पण रहता है, जो शीशा रहता है, वो उत्तल रहता है। ऐसा क्यों रहता है तो यहाँ बताया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें सदैव प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब सीधा बनने का मतलब है कोई भी इसका प्रतिबिंब देखोगे एकदम सीधा है तो सीधा ही दिखाई देगा। अगर किसी व्यक्ति का कान ऊपर की ओर उड़ रहा तो उत्तल दर्पण में भी कान ऊपर की ओर ही उड़ते दिखाई देगा। दूसरा क्या है रीजन, ये चलते हैं। और क्या है, छोटा बनता है। इसका सबसे खास बात यही है कि वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज करने का मतलब है कि प्रतिबिंब छोटा बनना, यानी ढेर सारा प्रतिबिंब उसमें अगर छोटा बनेगा, जितना छोटा प्रतिबिंब बनेगा उतना ज़्यादा जगह दिखाई देगा। इसको और थोड़ा सा अच्छा समझते हैं। इसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण हम बनाते थे ना, क्या बन जा रहा है, इसका हम उत्तल दर्पण बनाते थे तो इसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर रहता था ना, ऐसे रहता था। नहीं, ये हो गया अवतल, ये क्या हो गया, ये अवतल हो गया, अवतल है। इसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ एवं अंदर रजित किया हुआ रहता है। रजित, अंदर रजित किया, ये हो गया अवतल। उत्तल का क्या हाल रहता है, उत्तल का देखते हैं साइड, ये साइड उत्तल में अंदर की ओर रजित किया हुआ रहता है, ये हो गया। आइए साइड उभरा हुआ प्रवर्तक सतह। प्रवर्तक सतह कहने का मतलब है जिधर से किरण प्रवर्तक हो सके, इधर से परिवर्तन होगा ना, इधर से इधर। चलिए आगे पढ़ के बताते हैं। जिसके कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक रहता है।
जिससे वाहन ड्राइवर अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र देख पाता है। यानी साफ़ सुथरा कहने का मतलब है, इसमें 2-3 पॉइंट है, वो हम पॉइंट नोट करके ही बताते हैं। ये तो लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन मैंने समझना क्या है। पहला तो बात बोला कि प्रतिबिंब कैसे बनाता है, छोटा बनाता है। दूसरा इसका कहना था, दूसरा कहना क्या था, इसका प्रवर्तकता बाहर की ओर उभरा हुआ एवं अंदर की ओर रजित किया हुआ रहता है। इसका जो प्रवर्तक सतह रहता है, इसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ एवं अंदर की ओर रजित किया हुआ रहता है। अब ऐसा करने से पता क्या होता है, बाहर को हम उभरा हुआ छोड़ देते हैं जिससे परिवर्तन होता है, और अंदर वाली सतह को रजित कर देते हैं। इससे होता है कि जो बहुत सारा क्षेत्र का एकदम छोटा में दिखाई दे देता है। जैसे कि हम मान लेते हैं एक, ये जैसे कि एग्जांपल में क्या, कौन सा टावर है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कितना बड़ा है, उसको अगर हमको मिरर में देखना हो तो कौन सा मिरर का यूज करेंगे, उत्तल दर्पण का। क्योंकि जो ये कुतुब मीनार में क्या है, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा, कुतुब मीनार भी चलो, लेकिन हम बात करते हैं बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कितना बड़ा है, अगर वो पूरा बुर्ज खलीफा को देखना हो हमको मिरर में, तो कौन सा मिरर का उपयोग करेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल मिरर का। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का काम ही रहता है बहुत से बड़ा क्षेत्र, बहुत से बड़ा जगह को एकदम छोटा कर देना। और यही कारण रहता है कि ड्राइवर सब अपने साइड मिरर के रूप में ये उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि पीछे वाले हिस्से, बहुत बड़ा हिस्सा, उसको आसानी से एक छोटे से मिरर में दिखे जाए। जैसे कि एक दिखाया हुआ है गाड़ी में, जैसे कि देख रहे हैं ये मिरर जो इसमें लगा हुआ है, ये मिरर इसमें लगा हुआ है ना गाड़ी में, इसमें देखा जाए तो कितना ढेर सारा जगह ये बस एक छोटे से मिरर में दिखाई दे रहा है। बस एक छोटे से मिरर में कितना सारा जगह दिखाई दे रहा है। एक छोटे से मिरर में कितना सारा जगह दिखाई दे रहा है। ये टरबाइन भी एक टरबाइन है, कितना टरबाइन शायद लगा हुआ, टरबाइन ही है ना, नहीं लाइट है, 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट, अनगिनत लाइट और अनगिनत गाड़ी। एक छोटा सा मिरर में इतना सारी गाड़ी दिख जाना पॉसिबल हो जाना, ये सिर्फ उत्तल दर्पण का ही काम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या करा, ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को आसानी से देख लेता है, इसलिए वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी देख रहे थे एक ड्राइवर गाड़ी का दर्पण देख रहे थे ना, एक गाड़ी था जिसका आईना देख रहे थे, इसमें इसका जो ड्राइवर होगा पीछे वाला कितना बड़ा क्षेत्र देख रहा है। यानी सीधी सी बात कहना है कि एक छोटे से दर्पण में बहुत बड़े से क्षेत्र को देखना, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग करना। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास इतना ही। यहाँ पर आपको डेली क्या मतलब 10th का जो सिलेबस है फिजिक्स, 10th का जो सिलेबस है, क्या क्या है 10th का, एक फिजिक्स है तो ढेर सारा, लेकिन हम पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये तीनों आपको पूरा कंप्लीट हम करा देंगे। बस आपको क्या करना, लाइक, शेयर और कमेंट, बस इतना करें। आपको एकदम बिल्कुल फ्री में टोटल का टोटल वीडियो मिल जाएगा। फिजिक्स में जितना भी 5 से 6 चैप्टर है वो आपको मिल जाएगा एकदम फ्री। केमिस्ट्री का 5 से जो 6 चैप्टर है वो भी आपको एकदम फ्री मिल जाएगा। मैथ का पूरा चैप्टर 15 का 15 चैप्टर आपको इस वीडियो में एकदम फ्री मिल जाएगा। बस आपको लाइक सब्सक्राइब कर देना है। कैसे मिलेगा वो भी हम आगे बताएंगे, पहले सब्सक्राइब तो कर लीजिए। चलिए आज का क्लास नहीं, मिलते हैं कल।